नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। लास्ट वीक का करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, 79th anniversary of Quit India movement was observed recently. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B, 2 and 3 only, statement 1 गलत है। देखिए 79th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट जो 8 अगस्त 1942 में हुआ था वो रिसेंटली ऑब्जर्व किया था। तो एक्चुअली महात्मा गांधी जी गेव ए क्लैरियन कॉल टू एंड द ब्रिटिश रूल एंड लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कौन से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन में गांधी जी ने ये कॉल दिया था? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन मुंबई, राइट। इन्होंने एक स्पीच दिया था जिसमें डू और डाई वाला कॉल दिया था। वो स्पीच हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान, नाउ पॉपुलरली नोन एज ऑगस्ट क्रांति मैदान। तो उधर अरुणा आसफ अली जी ने, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड लेडी पुकारती है, इन्होंने इंडियन फ्लैग होस्ट किया था ग्वालियर टैंक मैदान में ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। The slogan Quit India was coined by Yusuf Meherli, a socialist and trade unionist who also served as mayor of Mumbai. तो बेसिकली ये सब नाम आपको याद रखना है, ठीक है। यूसुफ मेहरली, अरुणा आसफ अली और महात्मा गांधी जी। तो हियर आर आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। देखिए क्या लिखा है, गांधी जी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट एट द सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन नागपुर। ये गलत है, एक्चुअली मुंबई में हुआ था। अरुणा आसफ अली इज नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान, वेरी करेक्ट। एंड इमीडिएट कॉज फॉर द मूवमेंट वाज कोलैप्स ऑफ क्रिप्स मिशन। ये आप सबको पता है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सब। तो क्रिप्स मिशन का जो कोलैप्स था ये सबसे मेजर कारण था क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, Consider the following statements regarding Indo-Tibetan border police which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option D, 1, 2 and 3 only. देखिए दोस्तों, ITBP में रिसेंटली विमेन कॉम्बैट ऑफिसर्स को इंटेक्ट किया करके न्यूज़ आया था, इसलिए ITBP न्यूज़ में है। देखिए ITBP इज वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया में 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, वो कौन कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आसाम राइफल्स है, उसमें सशस्त्र सीमा बल है, ठीक है। हमारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, तो ये इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स आता है, इस तरह की फोर्सेस आता है। एंड ये रेस हुआ था 1962 में 24 अक्टूबर को अंडर CRPF एक्ट इन द वेक ऑफ 1962 सिनो इंडियन वार। तो 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ था तब इस तरह एक फोर्स के बारे में सोचा था, और 24 अक्टूबर 1962 में ही ITBP का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। बाकी आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आप देखिए हमारा स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है, देख लेते हैं। इट प्राइमरली गार्ड्स द 3488 किलोमीटर लॉन्ग इंडो चाइना बॉर्डर अलोंग तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। देखिए आपको पता है इंडिया का बॉर्डर चाइना से बनता कहाँ से? तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से। अगर तिब्बत एक अलग कंट्री होता तो इंडिया का बॉर्डर ही नहीं होता चाइना के साथ, है कि नहीं। अब देखिए ये पूरा बॉर्डर सेफ गार्ड करता है जो 3488 किलोमीटर है। कहाँ से? काराकोरम पास इन लद्दाख से लेके जाचेपला इन अरुणाचल प्रदेश तक। ये आप ध्यान दीजिएगा। ITBP फोर्स इज ऑल्सो एंगेज इन। देखिए एक तो इनका काम है हमारा इंडो चाइना बॉर्डर को सिक्योर करके रखना, ऊपर से जितने इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क होता है ना, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए भी ये लोग एंगेज होते हैं। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं। UN पीस कीपिंग मिशन में भी ITBP फोर्स से स्टाफ जाते हैं। इट वॉज प्रोवाइडेड फुल ऑटोनॉमी आफ्टर पार्लियामेंट एनैक्टेड द इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट 1992। देखिए 1964 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट ने एक फुल ऑटोनॉमी इनको प्रोवाइड दिया इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट के थ्रू। सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोनेशियन आइलैंड इज माउंट मेरापी लोकेटेड? रिसेंटली वोल्कानिक इरप्शन हुआ था, तो ये इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड में लोकेटेड है आप मुझे बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, जावा आइलैंड। देखिए दोस्तों माउंट मेरापी का लोकेशन ये आपको इंडोनेशियन आइलैंड दिख रहा है, ये जावा आइलैंड इधर दिख रहा है। जावा आइलैंड में 2911 मीटर्स का एक माउंटेन है, माउंट मेरापी।
ठीक है। वैसे ये चारों जो है इंडोनेशियन आइलैंड है, सुमात्रा, बाली, जावा, सुलेवेसी, ये सब का लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वेस्ट साइड में है, कौन सा ईस्ट साइड में है, ये सब आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया जो है काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से। इससे पहले भी वोल्केनिक इरप्शंस हुआ था, माउंट मेरापी और भी कई सारे वोल्केनिक माउंटेन्स इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, आप पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स है, कौन सा सही है बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 1 and 2 ओनली। देखिए क्या लिखा है, इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। देखिए दोस्तों, इसका नाम क्या कहता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। बेसिकली क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये असेस करते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है। इसकी जो रिपोर्ट्स है ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। इसकी रिपोर्ट्स हमेशा सही होता है, और इनके रिपोर्ट जब भी आता है ना, जितने भी कंट्रीज है वो बड़ा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल क्लाइमेट चेंज के पीछे का साइंस बताता है। इट वॉज सेटअप बाई वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल सही, ये 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर आईपीसीसी बनवाया था। वैसे मैंने आईपीसीसी के रिगार्डिंग एक वीडियो भी बनाया था, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो में। आईपीसीसी हैव ए स्पेशल टास्क फोर्स टू कैरी आउट ओरिजिनल रिसर्च एंड इट मॉनिटर्स क्लाइमेट और रिलेटेड फिनोमेना इटसेल्फ। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि देखिए आईपीसीसी डिपेंड करता है साइंटिफिक जर्नल्स के ऊपर। जितने भी साइंटिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जितने भी जर्नल्स लिखा रहे थे, इंटरनेशनली अक्लेम जर्नल्स, वही इनका सोर्स है। इनके लिए कोई स्पेशल टास्क फोर्स या कोई स्पेशल रिसर्च विंग नहीं होता है। ये पॉइंट मैंने उस वीडियो में क्लियरली बताया था। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। कुछ डिटेल्स में लिखा है, 1988 में इसका सेटअप हुआ था, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, मतलब स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए एक्चुअली स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इस मिनिस्ट्री के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। बाकी क्या लिखा है, इट इंश्योर्स सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन एंड इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 11,000 करोड़ ओवर ए 5-year पीरियड। देखिए इसके रिगार्डिंग भी एक न्यूज़ आया था, हर्षित सर ने डेली न्यूज़ में कवर भी किया था। वैसे क्या है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड ए न्यू नेशनल इनिशिएटिव ऑन पाम ऑयल प्रोडक्शन टू हेल्प इंक्रीज फार्म इनकम्स। तो पाम ऑयल प्रोडक्शन को एक बूस्ट देने के लिए एंड फार्मर्स को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक न्यू नेशनल इनिशिएटिव ऑन पाम ऑयल प्रोडक्शन लॉन्च किया था। द स्कीम कॉल्ड नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम फॉर सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल। वैसे हम एडिबल ऑयल काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, तो हमें हमारे कंट्री के अंदर एडिबल ऑयल इतना प्रोड्यूस करो कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने 11,000 करोड़ ओवर ए 5-year पीरियड इन्वेस्ट भी किया है। तो 5 साल के अंदर कुछ रिजल्ट आएंगे। अब क्या लिखे, इंपॉर्टेंट क्या है, टू रेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल बाई 3 times टू 11 लाख मेट्रिक टन्स। 2025-26 तक 11 लाख मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन टारगेट है, ठीक है। एंड पाम ऑयल इज करेंटली द वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, पाम ऑयल जो है वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल है। सो और आंसर हियर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 तो गलत है, मैंने बोला आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है ये। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल लॉज गवर्न चाइल्ड अडॉप्शन प्रोसेस इन इंडिया। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन, देखिए इसमें ऑप्शन मैंने लिखा है नहीं, आंसर इज एक्चुअली 1, 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 4 गलत है, ठीक है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट को चाइल्ड अडोप्शन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, एंड जूनियर जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है। देखिए लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग अडॉप्शन लॉज इन इंडिया। देखिए अडॉप्शन से रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था, हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि अगर कोई दूसरे रिलीजन का कोई पेरेंट्स दूसरे कोई रिलीजन का चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाह रहा है तो इसमें कोई मना नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था, वो न्यूज़ भी हर्षित सर ने कवर किया था। देखिए मैं जितना क्वेश्चन डाल रहा हूँ ना, वो सारे आर्टिकल्स जो है या न्यूज़ जो है हमने ऑलरेडी हर्षित द्विवेदी चैनल में
जो डेली न्यूज़ हम कवर करते हैं या एडिटोरियल जो हम कवर करते हैं उसमें इंक्लूडेड है। अगर आप डेली न्यूज़ और एडिटोरियल को फॉलो कर रहे हो तो ये सारे आंसर आपको ईजिली आ रहा होगा। ठीक है, आप देखिए, इन इंडिया अडॉप्शन फॉल्स अंडर एम्बिट ऑफ पर्सनल लॉस एंड ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ डाइवर्स रिलीजियंस प्रैक्टिस इन आवर कंट्री मेनली 2 डिफरेंट लॉज ऑपरेट। इंडिया में कई सारे रिलीजियंस हैं तो मेजरली 2 एक्ट है। एक है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, अडॉप्शन के लिए, चाइल्ड अडॉप्शन की बात कर रहा हूँ। ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है? मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसीज, जूज एक्सेट्रा। ठीक है, ये 1890 का एक एक्ट है, बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है। अब हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन के लिए कौन सा एक्ट है? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, राइट। तो हिंदू अगर कोई बच्चों को अडॉप्ट करना चाह रहा है तो ये एक्ट के थ्रू अडॉप्ट करना है। अगर मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसीज वगैरह है तो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट है। और एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी है जिसको मैंने इधर लिखा है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। ए एक्ट के अंदर भी प्रोविजन है अगर कोई दूसरे रिलीजन का पेरेंट्स दूसरे रिलीजन का बच्चों को अडॉप्ट करना चाह रहे हो तो। ठीक है, तो यही जजमेंट दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। सो हियर और आंसर विल बी ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइन पॉपुलेशन इन इंडिया विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए, इंडियाज लैंड पॉपुलेशन के बारे में लिखा है, इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूं। इंडियाज लैंड पॉपुलेशन हैज सीन ए डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन द लास्ट 5 years। रिसेंटली वर्ल्ड लायन डे मनाया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट भी किया था कि लायन पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों में से। ठीक है, बेसिकली जो गिर नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायंस दिखते हैं। अभी देखा जाएगा तो एट प्रेजेंट गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दैट इज द ओनली अबाउट ऑफ एशियाटिक लायन। और कहीं एक्चुअली एशियाटिक लायन अभी है ही नहीं, पहले हुआ करता था, अभी है नहीं, ओनली गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है और आपको जूस में मिलेगा। ठीक है, इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट। ये भी सही है। सो आंसर इज ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली। देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। At present, Gir National Park and Wildlife Sanctuary is the only abode of Asiatic land. Asiatic lands were once distributed to the state of West Bengal in east and Rewa in Madhya Pradesh. तो पहले वेस्ट बंगाल में, सेंट्रल इंडिया में वगैरह हुआ करता था, पर अभी के लिए केवल गुजरात में है। एंड 2020 में गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अनाउंस किया था कि एशियाटिक लैंड्स का पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुआ है करके गिर फॉरेस्ट रीजन में। ठीक है, अब प्रोटेक्शन स्टेटस देखिए, IUCN का एंडेंजर्ड में है, साइट्स का है अपेंडिक्स 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में है। तो सारे जितने भी एजेंसी से सबका टॉप लेवल में है एशियाटिक लैंड। सो हियर आंसर इज ऑप्शन C 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेस्पेक्ट टू इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा हूँ वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन करके जा रहा हूँ, टाइम की कंस्ट्रेंट से। देखिए दोस्तों, ये इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था। अब इसका सी ट्रायल्स हुआ है। ये जब कमीशन होगा इसका नाम क्या होगा? INS विक्रांत। ये इंडियन नेवी का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो ऑपरेशन में होगा। ऑलरेडी इंडियन नेवी के पास एक रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य। ये जो इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम होने वाला है INS विक्रांत, ये पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, बेसिकली मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर। आप देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, बिल्कुल सही। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म सो फार डिजाइन बाय डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन। एक्चुअली इसका डिजाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने। ये इंडियन नेवी का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक डायरेक्टरेट है बेसिकली। तो ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है। इट इज बीइंग प्रोपेल्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स। गलत है दोस्तों, स्टीम इंजन है और डीजल ऑल्टरनेटर है, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है इसमें। एट प्रेजेंट इंडिया ओनली 1 एयरक्राफ्ट कैरियर रशियन ओरिजिन INS विक्रमादित्य। ये भी सही है। सो आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। अनलाइक विक्रमादित्य विच इज स्टीम प्रोपेल्ड, सॉरी मैंने स्टीम प्रोपेल्ड बोला, गलत है। विक्रमादित्य स्टीम प्रोपेल्ड है, विक्रांत एक्चुअली 4 गैस टर्बाइन है, बेसिकली डीजल ऑल्टरनेटर्स है। आई एम वेरी सॉरी, INS विक्रमादित्य जो है वो स्टीम प्रोपेल्ड इंजन है, ठीक है। INS विक्रांत जो बन रहा है वो डीजल ऑल्टरनेटर्स है, बेसिकली डीजल इंजन है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। आंसर में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज और आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन
ए 1 एंड 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए क्या लिखा है, इट प्रोवाइड्स 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस टू फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, बिल्कुल सही। एंड अंडर द स्कीम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑल्सो प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर रिफिलिंग एंड परचेसिंग स्टॉक्स, ये भी सही है। देखिए बेसिकली हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन्स के जितने लोग हैं, वो लोग जो चूल्हा जलाते हैं, बेसिकली जो लकड़ियाँ जलाते हैं, उससे काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह होता है। तो ये हटाने के लिए बेसिकली ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाया था ताकि कुकिंग गैस कनेक्शन सब घर में मिल जाए। तो इसके लिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को गैस स्टव गैस वगैरह खरीदने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, रिफिलिंग के लिए भी एंड स्टव्स परचेस करने के लिए भी, ठीक है। एंड स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये गलत है। अब देखिए स्टेटमेंट्स, बेसिकली इसकी मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। बेनिफिशरीज देखिए वीमेन बीपीएल है, बेसिकली वो घर जिसका हेड वीमेन है, वैसे जो कार्ड होता है वो हमेशा वीमेन हेड का ही नाम पे ही होता है। तो वीमेन बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने घर है वो इनके लिए एलिजिबल है। एंड पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से, ऑयल कंपनीज आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बेसिकली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। एंड लॉन्च कब किया था, 2016 में। ये न्यूज़ में इसलिए आया था, रिसेंटली इसका फेज 2 प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, जो मिनिस्ट्री लिखा है वो गलत है, बाकी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद काकोरी ट्रेन एक्शन? हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद काकोरी ट्रेन एक्शन? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B 1, 2 and 4 only. श्री राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, श्री चंद्रशेखर आजाद। देखिए रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। हमारे फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट था, बेसिकली इम्पोर्टेंट इवेंट था बेसिकली काकोरी ट्रेन एक्शन। देखिए ये रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने they paid tributes to revolutionaries who were hanged for robbing a train at Kakori to buy weapons in 1925. बेसिकली वेपन्स खरीदने के लिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इनको वेपन्स चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, एक ट्रेन को रोब किया। तो इन रेवोल्यूशनरीज को हैंग किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो इनकी मेमोरी में बेसिकली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी अभी तक बोला करता था ना, इसका कॉन्स्पिरेसी नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, राइट। The new name was used in official communications to refer to the event usually is described as the Kakori train robbery or the Kakori train conspiracy. ठीक है, पहले इसको काकोरी ट्रेन रॉबरी बोलता था या काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी बोलता था, तो ये सही नहीं है बोल के इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, राइट, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट इवेंट था ये। आप देखिए ये रॉबरी प्लान एक्चुअली एक्सिक्यूट कौन कौन किया था, सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुकुंती लाल, मुरारी लाल गुप्ता एंड श्री बनवारी लाल। सो here our answer is option B 1, 2 and 4 only. Question number 11, which of the following fruit is popularly known as कमलम in India? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन, सॉरी मैंने आंसर लिखा नहीं, ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन ए ड्रैगन फ्रूट, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट इज द आंसर। देखिए दोस्तों रिसेंटली अपेडा ने, अपेडा मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्या इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने इंडियन एम्बेसी से साथ एसोसिएट करके एक ड्रैगन फ्रूट प्रमोशन प्रोग्राम कंडक्ट कराया था, किस लिए, सऊदी अरेबियन मार्केट में ड्रैगन फ्रूट को एक्सपोर्ट करने के लिए, राइट, इसलिए न्यूज में आया था। ड्रैगन फ्रूट को इंडिया में पॉपुलरली कमलम बोलते हैं, राइट। सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए ड्रैगन फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 12, द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा इज मैंडेटेड विद रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल प्रोडक्ट्स? इनमें से कौन कौन सा शेड्यूल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, प्रमोशन, डेवलपमेंट अपेडा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। देखिए अपेडा के बारे में, अपेडा ये एस्टेब्लिश किया था 1985 में बाई एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट।
तो बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. इट इज मैंडेटेड विद रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल प्रोडक्ट्स. इतने प्रोडक्ट्स आता है अपेडा की शेड्यूल प्रोडक्ट्स लिस्ट के अंदर. ये पढ़ लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. वैसे काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट अपेडा कर रहा करके न्यूज़ आता ही रहता है. हम लोग डेली न्यूज़ में कवर भी करते हैं, अपने पढ़ाई होगा तो अपेडा काफ़ी न्यूज़ में है. जितना इनका शेड्यूल प्रोडक्ट्स है ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है. सो हियर और आंसर विल बी ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए. नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4. चारों ऑप्शन सही है. देखिए दोस्तों, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स ये क्या होता है, ये न्यूज़ में क्यों आता? सबसे पहले ISRO का GSLV F10 रॉकेट जो ब्लास्ट ऑफ हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, ये फेल टू लॉन्च. बेसिकली ये मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है. कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, इसलिए ये मिशन फेल हो गया था, इसलिए न्यूज़ में आया था. तो बेसिकली दिस इज ए EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. नाम से आपको पता चल गया होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा. तो इसका बेसिक एप्लीकेशन किन किन फील्ड में है? एग्रीकल्चर में, वाटर रिसोर्सेज में, अर्बन प्लानिंग में, रूरल डेवलपमेंट में, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री, ओशन रिसोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट. बेसिकली अर्थ को ऑब्जर्व करेगा. अर्थ में क्या एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी जगह सही है और वाटर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे है, अर्बन प्लानिंग करने के लिए, मतलब सैटेलाइट से एक इमेज मिल जाएगा ना अर्बन प्लानिंग कैसे कैसे होना है. रूरल डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स कहाँ कहाँ हैं उसको सेंस करने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, ओशन रिसोर्सेज को सेंस करने के लिए एंड डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए. ये सारे एप्लीकेशंस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का एप्लीकेशन है. तो बेसिक कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो. वाटर रिसोर्सेज, अर्बन प्लानिंग, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा. सो हियर आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4. क्वेश्चन नंबर 14. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए. नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 1 and 2 ओनली. देखिए दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज आया था, टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को अगर एक्सक्लूड करोगे तो इंडिया का टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है 100 गीगावाट तक पहुंच गया है. ठीक है, ये न्यूज़ आया था, न्यूज़ हमने कवर भी किया था. तो इंडिया का अभी का पोजीशन 4th हो गया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड RE कैपेसिटी. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें टॉप में कौन सा कंट्री है. जब हर्षित सर वो कवर किया था शायद वो बताया भी था. इंडिया हैज ए टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ मोर देन 500 गीगावाट. ये गलत है. देखिए पहले एक्सप्रेशन देखते हैं. टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो हैज क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ 100 गीगावाट. ये न्यूज़ आया था. तो इंडिया का टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी कितना है? 383.73 गीगावाट है. ठीक है, 383.73 गीगावाट. इसमें से 100 जो है रिन्यूएबल एनर्जी से है, तो सही बात है. एंड अगर आप लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भी इंक्लूड करोगे ना तो ये करीब 147 गीगावाट तक आ जाएगा. 147 या 150 से नीचे ही है, ये समझ लीजिए. अब देखिए, इंडिया स्टैंड्स एट 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल इंस्टॉल RE कैपेसिटी, 5th इन सोलर एंड 4th इन विंड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी. ठीक है, अब देखिए, while 100 gigawatt has been installed, 50 gigawatt is under installation and 27 gigawatt is under tendering. तो इतना अभी पेंडिंग है, ये बताने की कोशिश कर रहा है. इंडिया has also enhanced its ambition to install 450 gigawatt of renewable energy capacity by 2030. If large hydro is included, installed RE capacity increases to 146 gigawatt. ये मैंने बताया था, 147 नहीं 146 है. अगर आप लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भी, वो भी तो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको भी इंक्लूड करोगे तो टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया का कितना हो जाएगा? 146 गीगावाट. वैसे इंडिया का टारगेट है 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी. कब तक? 2030 तक. सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन A 1 and 2 ओनली. नाउ द फाइनल क्वेश्चन. Which of the following has been recently included in the Ramsar Convention as wetlands of international importance? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए. Now the answer is option A 1 and 2 only. ये न्यूज़ कल ही हर्षित सर ने कवर किया था. देखिए, रामसार साइट्स टोटल 42 था, अब ये कितना हो गया? 46 हो गया. 4 रामसार साइट्स ऐड हो गया है. कौन कौन सा है? वाथवाना वेटलैंड गुजरात, तोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात,
सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, बिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। सो हियर आर आंसर विल बी सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड वाथवाना वेटलैंड 1 and 2 ओनली। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों का थोड़ा सा रिविजन हो गया होगा। देखिए मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी गया था, एक तो टाइम का प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मेरा ये तरीका जो है इसको अगर बदलना है, थोड़ा और लंबा वीडियो रखना है तो बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।